हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टून्स। मैं नीति। जैसे कि हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी में हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो ख़त्म हो गया था, फिनिश हो गया था। अब हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर फर्स्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें अब हम पहले पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फ्रेंड्स, हमारे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चलिए अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। इसमें है 1934 की बात है। एम.एन. रॉय ने बोला कि हमारे भारत के पास भी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। मतलब ये उन्होंने बोला जो हमारा इंडिया है ना, उसके पास भी अपना संविधान होना चाहिए, अपनी एक संविधान के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। और फिर 1935 में भी सेम हुआ। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। इंडियन नेशनल कांग्रेस आप लोग अच्छे से समझते होंगे, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, INC, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, उन्होंने भी ये कह दिया, मतलब उनका भी ये मानना हो गया कि हमारा जो भारत है ना, और जो इसके लॉज हैं, पॉलिसीज़, और जो फ्यूचर में जो इंडिया का जो संविधान होगा, संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, वो हम इंडियंस ही बनाएं, मतलब हम भारतीय ही बनाएं, कोई बाहर का बंदा आके हमारा संविधान ना बनाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हम इंडियंस ही बनाएं, हम इंडियंस ही उसके अंदर इन्वॉल्व हो, उसकी मेकिंग प्रोसीजर में कोई बाहर का पर्सन इन्वॉल्व ना हो, कोई भी एक्सटर्नल पावर आके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बना सकती। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना ये था कि अगर कोई बाहर का पर्सन आके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा ना, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए वो बस ये चाहते थे कि जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, सिर्फ वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं इंडिया का, कोई एक्सटर्नल पावर आके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ना बनाए, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप लोग कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बोल सकते हैं। मतलब ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका ढांचा क्या था, उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसका कॉम्पोजिशन क्या था, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड था। चलिए तो अब उससे स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या था, टोटल 389 सीट्स थी। 389 सीट्स थी टोटल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें से क्या था, 296 सीट्स जो थी ना, वो हमारी ब्रिटिश इंडिया के पास थी। मतलब ये जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में जितने भी स्टेट्स थी, जितने भी राज्य थे, उनके पास थी 296 सीट्स। अब उस 296 में भी क्या था, कुछ तो गवर्नर के प्रोविंसेस के पास थी और कुछ चीफ कमिश्नर के पास थी। अब जो गवर्नर के प्रोविंसेस के पास थी, उनके पास थी 296 में से 292 सीट्स। कितनी थी? 292 सीट्स। और जो बाकी 4 सीट्स थी वो थी चीफ कमिश्नर के पास। आ रही है बात समझ में? देखिए, 292 सीट्स थी गवर्नर प्रोविंसेस में, 4 सीट्स थी चीफ कमिश्नर के उसमें। अब ये गवर्नर प्रोविंसेस और चीफ कमिश्नर किस में इंक्लूड थे? ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के पास जो 296 सीट्स थी, उसी के अंदर की सीट्स। अब बाकी बची कितनी? 93 सीट्स। 389 में से आपका 296 गया, 93 सीट्स बची नहीं बची? बची ना। तो अब ये सीट्स किसके पास थी? ये सीट्स थी हमारी प्रिंसली स्टेट्स के पास। प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं? प्रिंसली स्टेट्स हमारी वो स्टेट्स होती है जिनके अंदर राजा महाराजाओं का शासन होता है। क्या होता है? राजा महाराजाओं का शासन होता है, ठीक है। 93 सीट्स उनके पास होती हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और क्या हुआ, चलिए अब वो भी पढ़ते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या था, इसके अंदर क्या था, जितने भी सिख, मुस्लिम, हिंदू थे ना, वो ये सब थे इसके अंदर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हर कास्ट के लोगों के बारे में था। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि एक पर्टिकुलर रीजन हो या फिर और कुछ हो। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट पे, किसी एक पर्टिकुलर सेक्स पे, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर पे, किसी एक पर्टिकुलर रेस पे कोई गौर नहीं था हर किसी पे था, बिकॉज ऑफ इक्वालिटी। इसमें हर रिलीजन को लिया गया था, सिख, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन,
पारसी, जैन, जितने भी रिलीजन थे सबको लिया गया था, हर कास्ट को लिया गया था, हर सेक्स को लिया गया था, हर रेस को लिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर सभी धर्म के लोग इसके अंदर थे, सभी धर्म यानी हर रिलीजन के लोग इसके अंदर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। और तो और वैसे तो ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस में हर कोई पार्ट ले सकता है, लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में 296 सीट्स थी ना, वहाँ पर इलेक्शन के थ्रू आए, ठीक है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस में हर कोई पार्ट ले सकता था, लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो सीट्स थी ना, उधर लोग कैसे आए, इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू आए। मतलब इलेक्शन होते हैं जैसे अभी नॉर्मल हमारे होते हैं ना इलेक्शंस, वोट डलते हैं, जो जीतता है उसको सीट मिलती है, वैसे आए। और जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स पे थी, उन पे क्या था, कोई इलेक्शन नहीं था। क्या होता था, राजा महाराजा जो होते थे वो अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे कि ये बंदा हमारे इस पर्टिकुलर राज्य में जाकर रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट करेगा मीन्स मतलब ये इस पर्टिकुलर रिलीजन का है, मतलब ये इस पर्टिकुलर रीजन में जाएगा, इस पर्टिकुलर स्टेट में जाएगा और वहाँ पे जाके ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ये राजा बनेगा वहाँ पे। मतलब प्रिंसली स्टेट्स में कोई इलेक्शंस नहीं थे, ब्रिटिश इंडिया में इलेक्शंस होते थे, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसके अकॉर्डिंग ये था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, वो किसकी कंसिस्टेड थी, नॉमिनेटेड मेंबर्स की और इलेक्टेड मेंबर्स की इंक्लूडेड थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द कंसिस्टिंग ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड द इलेक्टेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स को आप लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी बोल सकते हैं, जो कि कहाँ पे थे, ये प्रिंसली स्टेट्स में थे। आ रही है बात समझ में? आई होप आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही होगी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके आंसर दूँगी। और अगर बात समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स दोनों हैं, ठीक है। और तो और अब ये भी पढ़ते हैं कि इसके बाद ये इलेक्शंस वगैरह के बाद किसके पास कितनी सीट्स थी। कांग्रेस के पास थी 208 सीट्स, मुस्लिम लीग के पास थी 73 सीट्स, और जितनी बाकी और पार्टियां थी, जितनी और अदर्स पार्टी थी, उन पे थी 15 सीट्स, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कितनी कितनी सीट्स यहाँ पे थी, ओके। और इसमें एक और पॉइंट ये है, जो महात्मा गांधी जी थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, ठीक है। उन्होंने साफ मना कर दी थी कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बनूँगा। दैट्स इट, क्लियर है ये चीज़। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें काम कैसा चल रहा था, उसमें क्या काम हो रहा था। तो चलिए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, दिसंबर 9, 1946, मतलब ये 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, मतलब ये 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, जो मुस्लिम लीग थी ना हमारी, जो मुस्लिम पार्टी थी, उन्होंने प्रोटेस्ट कर रखा था, उन्होंने विद्रोह कर रखा था, और तो और नारे लगाए जा रहे थे कि, और अपोजिशन किया जा रहा था बहुत ज़्यादा, और वो नारा ये लगा रहे थे, हमें क्या चाहिए, आज़ादी, छीन कर लेंगे आज़ादी। क्या नारा लगा रहे थे वो लोग, क्या स्लोगन दे रहे थे, हमें क्या चाहिए, आज़ादी, छीन कर लेंगे आज़ादी। और तो और वो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन की डिमांड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने फूट डालने की तो कोशिश की थी, मतलब ये दरार डालने की तो उन्होंने कोशिश की थी हिंदू मुस्लिम्स में। तो उस वजह से मुस्लिम्स ने क्या डिमांड की, पाकिस्तान की डिमांड की। उन्होंने कहा कि हमारी एक अलग कंट्री बना लो, पाकिस्तान, क्योंकि हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमें भी अपनी आज़ादी चाहिए, हम इंडिया के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। उस टाइम पर मुस्लिम लीग ने ये प्रोटेस्ट शुरू कर रखा था। और तो और जो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फ़र्स्ट मीटिंग थी ना, उसमें कितने लोग शामिल थे, कितने मेंबर्स थे उस वक्त, उसमें 211 मेंबर्स ने वो मीटिंग अटेंड करी थी, ठीक है। कितने मेंबर्स ने, 211, यानी 211। आ रही है बात समझ में? आई होप आ रही होगी बात समझने, और नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूँगी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूँगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या था,
मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसके हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, किसे बनाया गया? फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा। ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और उनके बाद किन्हें बना दिया गया परमानेंट प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा तो हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, इलेक्टेड थे, और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आते हैं कई बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो आप लोग बताइए ना, कौन थे? कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए। चलिए मैं बताती हूँ। हमारे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा। ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे जिन्हें इलेक्ट किया गया था, और इनके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग हम लोग पढ़ रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या था, हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक तो थे HC मुखर्जी और एक थे VT कृष्णमाचारी। कौन थे? VT कृष्णमाचारी। आ रही है बात समझ में? फिर उसके बाद मतलब फर्स्ट मीटिंग तो हो गई, फर्स्ट मीटिंग के बाद सेकेंड मीटिंग रखी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब ये रखी गई आपकी December 13, 1946। कब रखी गई? 13 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग रखी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। अब जब ये सेकंड मीटिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रखी गई, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया गया। क्या दिया गया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का आइडिया दिया गया। इसका मतलब ये था कि मतलब जो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो बेसिस है, मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके बेसिस पर बनाया जाएगा? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पे। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का आइडिया, कि हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। और ये जो आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना, इसकी झलकी ना, मतलब इसकी ग्लिम्स आपको प्रेम्बल में दिखेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता ही है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कुछ बातें थी, जो कि ये इंडिया हमारा है, मतलब ये इसमें ये बोला गया इंडिया इज़ आवर। इंडियंस ने ये बात बोली, जो भारत देश है वो हमारा देश है। और इसमें यह था कि जो भी लॉ पॉलिसी हम लोग बनाएंगे ना, वो सिर्फ हमारे ही होंगे। मतलब ये जो भी लॉज और पॉलिसीज़ इंडियंस के थ्रू बनाए जाएंगे, वो सिर्फ इंडिया के ही होंगे। उसके ऊपर सिर्फ इंडियंस का ही हक होगा, किसी और का हक नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई ये सोचे कि यार अंग्रेज़ इस पर हक जताएंगे, नहीं, अंग्रेज़ हक नहीं जता सकते, ब्रिटिशर्स का कोई राइट नहीं होगा। अब ये सोचा जाए मुस्लिम लीग ने तो यार पाकिस्तान की डिमांड करी है, पाकिस्तान अलग बनेगा, पाकिस्तान भी इस पर हक जताएंगे, नहीं, पाकिस्तान भी इस पे अपना राइट नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि इंडियंस बना रहे हैं तो इंडियंस का ही हो, इसमें ये बात बोली गई, ठीक है। और एक और बात बोली गई, जो हमारे साथ आना चाहे वो हमारा है, और जो नहीं आएगा वो हमारा नहीं है। जैसे कि देखिए, मुस्लिम लीग ने प्रोटेस्ट शुरू कर रखा था, और भी कुछ ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उसमें ये बोला गया जो हमारे इंडिया के अंदर आना चाहेगा मोस्ट वेलकम, वो हमारा इंडिया कहलाएगा, इंडिया का बंदा कहलाएगा, हमारा बंदा कहलाएगा। लेकिन जो नहीं आएगा ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाओ, वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और बात बोली गई, और बात ये बोली गई, पावर टू पीपल, लोगों के हाथ में शक्ति। सेफ गार्ड टू माइनॉरिटीज़, मतलब जितने भी माइनॉरिटी सेक्शन थे ना, उनको पूरी सेफ्टी दी जाएगी हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। और बात बोली गई, वी आर सॉवरेन कंट्री, हमारी कंट्री एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। मतलब इसमें ये सारी बातें आई, और था कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे, अब हम पर किसी का राज नहीं होगा, हम अपने लॉ खुद बनाएंगे, कोई बाहरी देश इंटरफेयर हमारे उसमें नहीं करेगा, ठीक है।
मतलब ये कि इंडियंस ने ये बात बोली, अब हम आज़ाद हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें फ्रीडम मिल चुकी है, अब जो हमारा मन करेगा, हमारी जो मर्ज़ी होगी हम वही करेंगे। हमारा मन करेगा कि हमें अपना बिज़नेस करना है, हम बिज़नेस करेंगे। हमारा मन करेगा हमें खाना खाना है, हम खाना खाएंगे। कोई हमें रोक टोक नहीं करेगा, कोई हम पे राज नहीं करेगा। जैसे पहले ये था ना, ब्रिटिशर्स का राज चलता था, ब्रिटिशर्स जो बोलते थे इंडियंस को वही करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो, वो लोग ये कह रहे हैं कि अब हम अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, अपनी मर्ज़ी से जो काम हमें करना है वो हम करेंगे, हम अपने कानून खुद बनाएंगे, कोई भी दूसरा देश आके हमारे कानून में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 में हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। मतलब ये 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आइडिया दिया गया और 22 जनवरी 1947 में इसे अडॉप्ट किया गया, ठीक है ना। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा आता है इसी चैप्टर में इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। जब ये एक्ट आया ना, तो इसके बाद क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना हमारी, उसे सॉवरेन बॉडी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सॉवरेन बॉडी, ठीक है। और इस एक्ट में क्या हुआ वो भी चलिए हम पढ़ते हैं। The 1947 Indian Independence Act is an act of the Parliament of the United Kingdom that partitioned British India into the two new independent country of India and Pakistan। मतलब ये कि 1947 में जब ये एक्ट आया ना, तो ये एक्ट पार्लियामेंट का था। किसके पार्लियामेंट का? यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट का था, जो कि ब्रिटिश इंडिया को टू नई इंडिपेंडेंट कंट्री में पार्टीशन करता था। किस किस में? इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। किस में भागीदारी कर देता था? किस में? दो हिस्से कर देता था, इंडिया और पाकिस्तान। और ये दोनों ही एक आज़ाद देश बनाता था। मतलब इस एक्ट ने क्या किया? दो आज़ाद देश बनाए, पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। एंड आफ्टर डेट द एक्ट रिसीव रॉयल एसेंट ऑन 18 जुलाई 1947 and thus India and Pakistan comprising west modern day Pakistan and east modern day Bangladesh regions came into being on 14 अगस्त। मतलब ये जब ये एक्ट था ना, जो इसने 18 जुलाई 1947 को क्या रिसीव किया? रॉयल एसेंट। इसने रॉयल एसेंट की उपाधि रिसीव करी 18 जुलाई 1947 को। फिर उसके बाद इसने क्या किया? इंडिया और पाकिस्तान, यानी ये वेस्ट यानी पश्चिम, जिसे हम आज के टाइम में बोलते हैं पाकिस्तान, ईस्ट यानी आज के टाइम का बांग्लादेश। इंडिया के वेस्ट साइड आपका पाकिस्तान आता है, ईस्ट साइड आपका बांग्लादेश आता है, ये बात तो आपको पता ही होगी। और तो और ये दोनों के दोनों कब बने गए? 14 अगस्त, ठीक है। 14 अगस्त को ये दो बनाए गए रीजन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? The legislature representatives of the Indian National Congress, the Muslim League, and the Sikh community came to an agreement with Lord Mountbatten on what has come to be known as the 3 June Plan or Mountbatten Plan. This plan was the last plan for independence। फिर क्या हुआ? जो लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के और जो मुस्लिम लीग के और सिख कम्युनिटी के, उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। किसके साथ बनाया वो एग्रीमेंट? लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। किसके साथ? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। फिर इसे क्या बोला गया? 3 जून प्लान बोला गया और दूसरा नाम इसे दिया गया माउंटबेटन प्लान। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 3 जून प्लान को डिफाइन कीजिए या फिर माउंटबेटन प्लान को, तो वो इसी प्लान की बात करेंगे जिसमें सिख कम्युनिटी, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। किसके साथ? लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। और ये जो प्लान था ना, ये लास्ट प्लान था इंडिपेंडेंस को लेके। मतलब ये भारत की आज़ादी के लिए ये आखिरी प्लान था ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है
The assembly was made a fully sovereign body which could frame any constitution it pleased. The act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. इसमें वो क्या कह रहा है, जो असेंबली बनाई गई थी वो पूरी तरीके से एक सॉवरेन बॉडी थी, वो पूरी सॉवरेन थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी चीज़ फ्रेम कर सकती थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी चीज़ ला सकती थी, कुछ भी राइट्स इसके अंदर डाल सकती थी। और तो और जो ये एक्ट था वो असेंबली को एम्पावर करता था। क्या एम्पावर करता था? टू एब्रोगेट और टू ऑल्टर एनी लॉ। मतलब ये कोई भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ बनाया इंडिया के लिए उसे ऑल्टर कर सके, जैसे कि अमेंड कर सके, ठीक है ना। तो इसमें ये था, मतलब ये कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक पूरी तरीके से सॉवरेन बॉडी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी चीज़ें कर सकती थी, चाहे तो कोई अमेंडमेंट ला सकती थी, कोई नया लॉ ला सकती थी, कोई नई राइट्स ला सकती थी, ठीक है। और इस एक्ट के अंतर्गत ये था कि जो असेंबली थी उसे ये पावर दी गई थी कि वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के लिए कोई भी जो लॉ बनाए थे उस लॉ को वो अमेंड कर सकता था, चेंज कर सकता था, ठीक है। So friends, our second point is that the assembly also became a legislative body. In other words, two separate functions were assigned to the assembly. इसका मतलब ये है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसे बाद में लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया, ठीक है। अगर हम आम शब्दों में कहें तो मतलब दो फंक्शंस बनाए जिसे असेंबली को असाइन कर दिया गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? मतलब ये तो सेपरेट फंक्शंस बनाए गए थे हमारी असेंबली में, ठीक है। और वो किसे असाइन कर दिए गए? हमारी असेंबली के उसमें असाइन कर दिए गए, ठीक है। और जो दो फंक्शन थे उनके बारे में भी मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। दैट इज़ मेकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड इनैक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। और ये क्या था? ये फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और तो और ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करना था कंट्री के लिए। मतलब ये अब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो ये वो था। और जो आम कायदे कानून बनाने थे ये वो था, ठीक है। दीज टू टास्क वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज। ये दोनों काम एक ही दिन किए गए, अलग अलग दिन किए गए, अलग अलग दिन के उसमें किया गया इन सारे कामों को। दस द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। मतलब ये कि फिर क्या हुआ, जो ये असेंबली थी ना हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसे पहला पार्लियामेंट बना दिया गया फ्री इंडिया का, यानी आज़ाद भारत का पार्लियामेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है ना। Whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met as the legislative body, it was chaired by the G.V. Mavlankar. मतलब ये जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी से होगी सम्मिलित तो उसे कौन चेयर करेगा? उसके चेयरमैन कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी लेजिस्लेटिव बॉडी से करेगी तो उसके चेयरमैन होंगे G.V. Mavlankar, ओके। These two functions continued till November 26, 1949, when the task of making the constitution was over. और ये जो दो functions थे ना, ये 26 नवंबर 1949 तक किए गए। 26 नवंबर को आप लोगों को पता होगा हमने हमारा संविधान अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। और पता है इसी डेट को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसेस था ना वो भी ख़त्म हुआ था, ओके। आ रही है बात समझ में? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। So friends, our last point for the topic changes by the Independence Act is that the Muslim League members hailing from the areas included in the Pakistan withdrew from the Constituent Assembly for India. मतलब ये जो हमारे मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन लोगों को छोड़ के जो कि पाकिस्तान में इंक्लूड हो चुके थे, जो पाकिस्तान के एरिया में इंक्लूड होते थे, उन सबको छोड़ के बाकी जितने भी मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया के लिए बन रही थी उसमें से विड्रॉ कर दिया, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली केम डाउन टू 299 as against 389 originally fixed in 1946 under the cabinet mission plan.
मतलब ये इसी दौरान क्या हुआ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ थी 389, वो किस पे आ गई, 299 पे आ गई, जो कि ना 389 हमने फिक्स करी थी 1946 में, किसके अंडर में, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में हमने फिक्स करी थी, लेकिन वो 299 पे आ गई। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस, फॉर्मली ब्रिटिश प्रोविंसेस, वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 296 to 229 and those of the princely states from 93 to 70. The state-wise membership of the assembly as on December 31, 1947. अब क्या हुआ, जो इंडियन प्रोविंसेस की स्ट्रेंथ थी, मतलब ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी 296, वो भी रिड्यूस हो गई 229 पे, और प्रिंसली स्टेट्स की भी रिड्यूस हो गई 93 से 70 पे। और ये डाटा कब का है, ये स्टेट वाइज मेंबरशिप थी असेंबली की, जो कि थी दिसंबर 31, 1947। मतलब ये जो डाटा कलेक्ट किया गया, तो स्टेट वाइज मेंबरशिप देखी गई असेंबली की 31 दिसंबर 1947 को, उसमें ये बात पता लगी कि मेंबरशिप रिड्यूस हो गई। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, और अगर आप लोगों को कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, कहीं पे आपको डाउट होता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई भी दे दूँगी उस चीज़ का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अदर फंक्शंस परफॉर्म। जो चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में फंक्शंस परफॉर्म किए गए थे, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें की गई थी, जो कि अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ क्या करी गई थी, इसमें पहली चीज़ ये की गई थी, इट रेटिफाइड द इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। मतलब ये इंडिया ने ये रेक्टिफाई कर ली थी मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ की 1949 में। उसके बाद ये हुआ था, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है, जैसे ट्राई कलर भी बोलते हैं, तिरंगा भी आप लोग बोल सकते हैं, वो एक्सेप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को, यानी 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद जो हमारा नेशनल एंथम है, यानी राष्ट्रीय गान, उसे अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 में। फिर उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, उसे अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950। इसे भी मतलब 24 जनवरी 1950 को किया गया था। दोस्तों, जो हमारा नेशनल एंथम है वो आप लोगों को पता ही होगा, जनगण मन, जिसे हम लोग राष्ट्रीय गान भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें फिफ्थ चीज़ क्या करी गई, इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। अब 24 जनवरी 1950 को ही एक और चीज़ की गई, वो ये किया गया कि जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, उन्हें हमारे देश के पहले राष्ट्रपति की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति की। ठीक है ना, तो ये हुआ था, इसके अलावा बाकी काम। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी थे। क्रिटिसिज्म मतलब आप लोग समझते होंगे बुराइयाँ। ठीक है, तो उसमें पहली है नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसमें क्या है, द क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was not a representative body as its members were not directly elected by the people of India based on the universal adult franchise। मतलब ये कि इसके अंदर एक क्रिटिक्स ये बोला गया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ही नहीं। मतलब ये कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट फैमिली है, उसके जो मेंबर्स हैं ना, वो इंडिया के लोगों के थ्रू इलेक्ट ही नहीं किए गए हैं, वो अपने आप ही उसके अंदर डाल दिए गए हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड हुए ही नहीं, वो लोगों की मर्जी उसमें चली ही नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड करके उसके अंदर डाले गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है नॉट ए सॉवरेन बॉडी। मतलब ये बोल दिया गया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं है। मतलब ये द क्रिटिक्स मेंटेन्ड दैट दी Constituent Assembly was not a sovereign body as it was created by the proposals of the British government। इसमें ये बोल दिया गया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसके लिए लोगों का मानना ये है कि ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल्स के थ्रू बनाई गई है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी प्रपोजल दिए उसके बिहाफ पे इसे बनाया गया है। फर्दर दे सेड दैट द असेंबली हेल्ड इट्स सेशंस विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये भी बोल दिया गया कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अब तक मीटिंग करी है वो हम लोगों से पूछ के नहीं करी, वो सब किससे पूछ के करी है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछ के करी है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट अब हम देखते हैं। So friends, our third point is that the Constituent Assembly is time consuming. अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि जो हमारी Constituent Assembly है वो टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? चलिए वो भी पढ़ते हैं। According to the critics, the Constituent Assembly took an unduly long time to make the Constitution. अब इसमें क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी उसने ना काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। किस चीज़ के लिए? हमारे संविधान को बनाने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। कितना टाइम लिया? करीब 1-1.5 साल के करीब। 1947 में 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिला था और कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। तो देखिए कितना टाइम हुआ, बहुत टाइम हो गया ना। फिर उसमें वो आगे कहते हैं, दे स्टेटेड दैट द फ्रेमर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months टू कंप्लीट देयर वर्क। अब उन्होंने ये और बात बोल दी कि जितने भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, मतलब जो अमेरिका का संविधान जब बना था तो उसमें जो लोग थे ना, उन्होंने गिनती के 4 महीने लिए थे अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। कितना टाइम लिया था? 4 महीने। तो ऐसे में उन्होंने ये बोल दिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत टाइम लगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है ना। आफ्टर डैट आवर फोर्थ पॉइंट इज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। अब इसमें क्या बोल दिया गया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किससे डोमिनेटेड है? कांग्रेस से। तो चलिए अब ये भी पढ़ते हैं। द क्रिटिक्स चार्ज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी। अब इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए बोल दिया गया, क्रिटिक्स ने ये बोल दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना वो कांग्रेस पार्टी के थ्रू डोमिनेटेड थी। मतलब ये कि जितना भी मतलब इन्फ्लुएंस था, जितनी भी पावर थी वो सारी किसके ओवर थी? कांग्रेस के ओवर थी, कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, और आगे क्या बोला गया? ग्रैनविले ऑस्टिन, अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, रिमार्क्ड दैट दी Constituent Assembly was a one-part body in an essentially one-party country. मतलब ये कि जो एक ग्रैनविले ऑस्टिन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, मतलब अंग्रेज़ों के संवैधानिक एक्सपर्ट, उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो एक वन पार्टी बॉडी है वन पार्टी कंट्री में। ठीक है ना। द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड दी कांग्रेस वाज इंडिया। और ये बात बोल दी कि जो असेंबली है वो कांग्रेस है और जो कांग्रेस है वो इंडिया। ठीक है, इसमें आप लोग बात की गहराई को समझिए। मतलब ये बोल दिया गया कि जितना कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें सारा कुछ पावर, सारा कुछ इन्फ्लुएंस कांग्रेस को दे दिया गया। और ये बोल दिया गया कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कांग्रेस है और जो कांग्रेस है वो पूरा भारत है। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे बोल दी गई। अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया? इट इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द क्रिटिक्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन। अब यहाँ पे ये और बोल दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना वो कांग्रेस के थ्रू तो डोमिनेटेड है ही है, साथ ही साथ वो लॉयर्स और पॉलिटिशियंस के थ्रू भी डोमिनेटेड है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप लोग? उन्होंने ये बोल दिया कि इसमें ना कांग्रेस के साथ साथ पावर और इन्फ्लुएंस किसको दे रखा है? लॉयर्स और पॉलिटिशियंस को। एंड दे पॉइंटेड आउट दैट अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड। और ये भी पॉइंटेड आउट किया गया कि जितनी भी सोसाइटी में बाकी सेक्शंस है ना, बाकी जितनी भी रिलीजन, कास्ट वगैरह हैं, लोअर क्लास, अपर क्लास, बैकवर्ड क्लास वगैरह, उनको सफिशिएंटली रिप्रेजेंट किया ही नहीं गया। मतलब आवश्यकता के अनुसार उन्हें रिप्रेजेंट किया ही नहीं हुआ। ठीक है, दिस टू दैम इज़ द मेन रीज़न फॉर द बल्कीनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी क्या था उनके लिए?
मेन रीज़न था किस चीज़ के लिए, बल्कीनेस को लेके। और तो और ये भी बोल दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बल्क में लिखा है इसी कारण, ठीक है ना, ये बात भी बोल दी गई। चलिए अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, डोमिनेटेड बाय हिंदूज। अब इसमें ये बोल दिया गया कि हिंदूज़ के पास सारी पावर है। मतलब अभी बोला गया था ना कि बाकी क्लासेस पे कोई जोर नहीं दिया गया, तो वो इसी वजह से बोला गया कि यहाँ पे ये बोल दिया कि सारी पावर, सारा इन्फ्लुएंस हिंदूज़ पे है। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। मतलब ये क्रिटिक्स के अनुसार क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना उसमें सारा कुछ जितना भी था ना हिंदूज़ को लेके था। हिंदूज़, कांग्रेस, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, है ना। और सिमिलरली विंस्टन चर्चिल कमेंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। अब जो थे ब्रिटिश के विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कमेंट ये दे दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया में। मतलब बाकी कोई कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, जैसे बाकी कम्युनिटीज़ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चन, जितनी भी हैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, सिर्फ हिंदूज़ को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे ये बात बोली गई, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। सेकंड चैप्टर जो ये था हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका यहीं पे समापन हो जाता है, फिनिश हो जाता है वो चैप्टर। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अलविदा।